सरहद पर चीन को चित करने वाली घेराबंदी। सिक्किम राज्य की जो सरहद है वो अलग अलग देशों से अगर लगती है तो इसी वजह से यहाँ पर अलग अलग फोर्सेस की तैनाती है। जैसे नेपाल बॉर्डर के लिए एसएसबी की तैनाती रहती है, तिब्बत बॉर्डर के लिए आईटीबीपी की तैनाती रहती है। लेकिन जहां तक डोकलाम का सवाल है वहां पर अब पूरी तरीके से भारतीय सेना की तैनाती है, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेज नहीं है। जैसे को तैसे का जवाब वाली तैयारी का विश्लेषण। चीन और पाकिस्तान का नापाक गठबंधन भारत की मुश्किलें जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन सरहद पर तैनात जवान दुश्मन की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि लेह से लेकर माणा और सिक्किम अरुणाचल तक सेना और आईटीबीपी के जवान हरदम तैयार हैं। ग्राउंड जीरो से देश को अलर्ट करने वाली रिपोर्टिंग। ये है लोमा, महज कुछ किलोमीटर दूर भारत और चीन की सीमा से। जब आप चीन जैसे एक देश से लड़ रहे हैं तो सबसे जरूरी किसी भी देश के लिए ये होगा कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग आपके साथ हो, पर इस ठंडे रेगिस्तान में ये करना बहुत ही मुश्किल है। बॉर्डर से आज तक की साहसिक रियलिटी रिपोर्ट। आईटीबीपी के जवान 18,000 फीट की हाइट से लेह, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम रहते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! चीन की जमीन हड़पने वाली सोच पर खबरदार। 3 साल में उन्होंने पूरा आपका खेत का कब्जा करके उसका वो रास्ता बंद किया और रास्ता खुला उसकी चाइना की वो पोस्ट लगाया, फिर आजकल के बंद हमारे जमीन उसके कब्जा किया। चीन की हर चाल का आज होगा पूरा पर्दाफाश। नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। सिक्किम में हम मौजूद हैं और यहीं से एक और खबरदार स्पेशल आपके लिए पेश है, क्योंकि भारत और चीन की सीमाएं जहां पर टकरा रही हैं वहां चीन टकराने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान से। ये बात तो भूटान के डोकलाम की है, लेकिन उसके जरिए निशाना क्या है चीन का, ये सबको समझ में आता है। दरअसल हमने भारत और भूटान की जो सीमा है वहां जाकर यह देखने की कोशिश की है कि परिस्थितियां क्या है, और इतना कहा जा सकता है कि 200% तैयार है हिंदुस्तान। चीन की चालबाजियां इस बार चलेंगी नहीं। ये डोकलाम में चीनी दादागिरी का 36वां दिन है। बीजिंग बाज आता नहीं दिख रहा। रोजाना धमकी की नई बुलेटिन बीजिंग से जारी हो जाती है। 36 दिन बाद भी 36 का आंकड़ा बरकरार है। सिक्किम राज्य की जो सरहद है वो अलग अलग देशों से अगर लगती है तो इसी वजह से यहाँ पर अलग अलग फोर्सेस की तैनाती है। जैसे नेपाल बॉर्डर के लिए एसएसबी की तैनाती रहती है, तिब्बत बॉर्डर के लिए आईटीबीपी की तैनाती रहती है। लेकिन जहां तक डोकलाम का सवाल है वहां पर अब पूरी तरीके से भारतीय सेना की तैनाती है, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेज नहीं है। सेना ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया है। उनमें से तो काफी हिस्सा ऐसा है जहां पर टूरिस्ट जाया करते थे, और ये जिस सड़क पर हम मौजूद हैं ये काफी व्यस्त हुआ करती थी। ये सड़क लोग जाया करते थे वहां पर, लेकिन अभी जो आखिरी तक जहां तक जाने लोगों को दिया गया है वहां पर भी अगर वो तस्वीरें लेकर आना चाहें तो वो डिलीट करवा दी गई हैं उनसे। जाहिर है भारत कोशिश कर रहा है कि गोपनीयता रहे और किसी भी तरीके से बेकार में तनाव न बढ़े, जो कि चीन की नीति से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। यहीं पर आगे जाते हैं तो भूटान की वो सीमा आती है जिसके के जरिए जो अगर आसपास के गांव वाले हैं, हालांकि पहाड़ी गांव ऐसे ही होते हैं, इक्का दुक्का घर आपको कहीं इस घने जंगल के बीच नजर आ जाते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें लोगों को यह महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन जमीन की स्थिति तनाव को रोकने की, संतुलन बनाने की, शांति दोबारा बहाल करने की भारतीय सेना की भरसक कोशिश है, और उम्मीद यही है कि यहां पर सेना तैनात रहेगी पूरी तरीके से और वहां कूटनीति के जरिए कोई ना कोई समाधान जरूर निकल जाएगा। जहां तक तैयारियों का सवाल है, भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। डोकलाम में भारतीय सेना हर चीज पर नजर रख रही है और जो लोग हैं उन्हें पूरा भरोसा है अपनी सेना पर। भूटान के लोग हैं वो पूरी तरीके से ये बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के शुक्रगुजार हैं कि उनके लिए भारत ने एक स्टैंड लिया है। आप डोकलाम की सबसे सटीक ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह डोकलाम के बेहद करीब से लगातार अपडेट दे रही हैं।
इतना तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ के हालात जल्दी पटरी पर आने वाले नहीं। चीन की जमीन कब्जाने वाली सोच इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। चीन को सद्बुद्धि आने से पहले सतर्क रहने की जरूरत है। At the prima facie, you can see some good things happening, but we don't trust Chinese. They are not easy neighbors, uncomfortable neighbors. चीन धमकी की भाषा में बात कर रहा है। उसकी मंशा कतई बातचीत से मसला सुलझाने की नहीं दिखती। चीन के अलग थलग पड़ने के भी संकेत दिख रहे हैं। अमेरिका के रक्षा और विदेश विभाग ने बातचीत से हल निकालने को कहा है, लेकिन चीन इस सलाह पर अमल करेगा, इस पर शक की पूरी गुंजाइश है। तनाव के इस दौर में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का चीन दौरा हो रहा है। अजीत डोभाल 27 और 28 जुलाई को चीन में होंगे। बीजिंग में ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक में भाग लेंगे। बीजिंग में बैठक की मेजबानी चीनी एनएसए थॉन्ग जीची करेंगे। डोभाल और थांग की अलग से अनौपचारिक बैठक का भी प्लान है। चीनी अधिकारियों ने कहा है कि बैठक में डोकलाम विवाद पर बात हो सकती है। डोभाल और यांग भारत चीन वार्ता के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। सवाल है कि चीन के लिए क्या बातचीत कोई मायने रखती है। चीन की सरकारी मीडिया में भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने कल ही 1 इंच जमीन न देने की बात कहकर भारत को भड़काने का अभियान जारी रखा है। जब तक चीन बात करने को राजी नहीं होता, डोकलाम से अमन की तस्वीरें नहीं आ सकती। सिक्किम बॉर्डर से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सिक्किम में इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, यहां से डोकलाम का वो इलाका चंद घंटों की दूरी पर है। यहां की परिस्थितियां हमने आपको आज भी बताई और हम आपको लगातार कई दिनों से बता भी रहे हैं। लेकिन जब चीन की बात होती है ना, तो कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना। निगाहें उसकी भले ही डोकलाम पे हैं, लेकिन निशाना कहां है उसका भी विश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसीलिए हिंदुस्तान जब तैयारियां करता है तो सिर्फ सिक्किम से लगी हुई सीमा पर नहीं, बल्कि हम लद्दाख के उस इलाके की भी बात करते हैं, हम उत्तराखंड के भी इलाके की बात करते हैं। और इसीलिए हमारे तमाम संवाददाता उन इलाकों में भी पहुंचे हैं वहां का हालचाल जानने के लिए। हमारी संवाददाता पद्मजा जोशी लद्दाख में हैं। वहां पर किस तरीके से जो गांव में लोग रहते हैं वो क्या सोचते हैं इन हालात के बारे में, और साथ ही सुरक्षा बलों की तैयारी किस तरह की है, इस सब का जायजा उन्होंने लिया है। लद्दाख के इस इलाके में आकर चीन के असली चरित्र का पर्दाफाश होता है। अपनी सीमा में चीन जो मर्जी आए कर रहा है। वो रोड बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, सेना की तैनाती कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम अपनी जमीन में कुछ करते हैं तो चीन का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। कम से कम लद्दाख के इलाके में जो भारत और चाइना की सीमा है, वहां पर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दोनों के बीच में। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ विकास का है। चाइना लगातार अपनी तरफ विकास करती रहती है, पर जब भी यहाँ पर भारत की तरफ जो सीमा से सटे हुए गांव हैं, वहां कोई छोटा सा भी काम होता है तो उसमें वो अड़ंगा लगाती है। इस सब के बावजूद भारत में सरकार लगातार कोशिश करती रहती है कि काम बदस्तूर जारी रहे, भले से ही वो छोटे से छोटे गांव को जोड़ना हो सड़कों से या फिर टेलीफोन से ऐसे तार बिछाकर। ये लद्दाख की चीनी सीमा का आखिरी गांव है जहां आज तक पहुंचा है। इस गांव के लोग बेखौफ हैं। चीन से डर का कहीं नामो निशान नहीं। अगर चीन एक मारता है तो हम 10 मारेंगे वाला जज्बा यहाँ के एक एक शख्स में दिखता है। चुमूर वो गांव है जिसके बारे में आपने बार बार सुना होगा कि यहाँ पे चीन की सेना आ करके अगर कोई सड़क बनाने की कोशिश की जाती है तो उसको रोक देती है। भारत के बुलडोजर के रास्ते में खड़ी हो जाती है। पर उसकी दादागिरी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। छोटे छोटे गांव वाले, उनके घर, उनकी जमीन पर बार बार कब्जा करने के कितने ही वाक्य सामने आए हैं। अब आपको हम चश्मदीदों से मिला रहे हैं, खुद उन गांव वालों से जिनके साथ चीन की सेना ने यह बर्ताव किया है। आप बताइए, आपका घर था, क्या हुआ? उसी घर में 20 साल से पहले से हमारे थोड़ा सा जमीन खुला से रह गया। उसके हमारे नंबरदार, ये क्या बोलते हैं, राजा से वो है ना खेत कमरा, उसका पूरा कब्जा किया और रास्ता बन गया और रास्ता खुला उसकी चाइना के वो पोस्ट लगाया। फिर आजकल के बांध हमारे जमीन उसके कब्जा किया। लद्दाख के आखिरी छोर पर आकर आज तक की पड़ताल में कुछ चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई हैं।
इस गांव में आकर आज तक संवाददाता पद्मजा जोशी ने पाया कि विकास की राह में ये इलाका अभी मीलों पीछे है। यहाँ न सड़क है, न बिजली, न कोई बुनियादी सुविधा। एक तरफ है दुश्मन तो दूसरी तरफ है बेहद दुर्गम परिस्थितियां। यही हालत है हर उस गांव की जो कि भारत और चीन की सीमा पर बसा हुआ है। और ऐसे कई गांव आपको यहां दिखेंगे। बहुत ही जरूरी ये होते हैं क्योंकि यहीं से ज्यादातर वो भी लोग हैं जो कि सड़क बनाने के काम में, जो ज्यादातर काम सीमा पे होता है उसके लिए मजदूरी के लिए भी जाते हैं। पर बहुत मुश्किलें इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आती हैं। इनको यही उम्मीद रहती है कि सरकार उन सब मुश्किलों का हल इनको देगी। इसी गांव का एक उदाहरण ले लीजिए। करीब 300 लोग यहां पर रहते हैं, पर जो फैसिलिटीज हैं, जो इनकी जरूरतें हैं, कई कमियां इनको महसूस होती हैं। यहां पर क्या तकलीफ होती है? यहाँ पर है विंटर में थोड़ा कम होता है, हमारा का बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर फोन फैसिलिटी नहीं है। फिर विंटर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग वहाँ फिर ले जाएगा, वो जाने के लिए हमारा का वो नहीं होता है क्योंकि फ़ोन का फैसिलिटी नहीं है। फिर बर्फ़ से वो पूरा वो रोड पूरा बंद हो जाता है, फिर इसलिए हमारा का थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत है। लाइट का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है और फ़ोन का सबसे बड़ा वाला फ़ोन से दिक्कत है। लद्दाख का सामरिक महत्व है क्योंकि चीन लद्दाख से लगे पीओके में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहा है। लद्दाख में हमारी तैयारी मुकम्मल है। 1962 वाली बात अब नहीं रही, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सरहद की मजबूती वहां रहने वाले लोगों की मजबूती से जुड़ी है। इसीलिए लद्दाख में रहने वाले लोगों की मुश्किलों को दूर करना बेहद जरूरी है। भारत और चीन के बीच में जो मानसिक युद्ध चल रहा है उसमें सबसे जरूरी भारत के लिए यह है कि सीमावर्ती इलाकों में, इन इलाकों में रहने वाले लोग भारत के साथ रहें, प्रो इंडिया रहें। पर यह बहुत ही बड़ा चैलेंज इस वक्त है क्योंकि इस ठंडे रेगिस्तान में लोगों को ना बिजली मिलती है, ना पानी और ना नौकरियां। कमाई का शायद ही कोई यहां पर जरिया है और इसमें सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए रहती है कि कैसे वो इन इलाके के लोगों को खुश रखे। कैमरा पर्सन जहीर बाग के साथ पद्मजा जोशी, लोमा, आज तक। खबरदार में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको इराक के मोसूल से आज तक संवाददाता आंचल वोहरा की साहसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। ये ग्राउंड रिपोर्ट आधारित है उन 39 भारतीयों की तलाश पर जिनके बारे में भारत सरकार तो कहती है कि वो दुरुस्त हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है, ये आप जानिए हमारे साथ। 39 भारतीयों की तलाश में निकला आज तक। This is Badush prison. This is where, according to the intelligence, India's External Affairs Minister has received the 39 abducted Indians could possibly be. अपनों का पता लगाने मोसूल पहुंचा आज तक। दुनिया के सबसे खतरनाक हालात में एयरबिल से मोसूल जाने के लिए परमिशन लेना ये एक बहुत बड़ा काम है। 12-13 सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हमने क्रॉस किए, वहाँ पे काफी परेशानियां आती हैं। दुनिया की सबसे साहसिक रिपोर्ट इन बदूश ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मोसुल इन इराक, आंचल वोहरा। आज तक उस शहर में है जहां चंद दिनों पहले तक दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों की फौज का कब्जा था। आज तक उस इलाके में है जहां चंद दिनों पहले तक सिर्फ बम, गोले और बारूद के धमाके सुनाई देते थे। लेकिन अब वहां मौत का सन्नाटा है। जी हां, ठीक समझा आपने, आज तक इराक के मोसुल में है। हम पहुंचे हैं उन 39 भारतीयों का पता लगाने जो यहां काम करने आए थे, लेकिन जून 2014 में इस शहर से लापता हो गए। 2014 में 39 भारतीयों का अपहरण किया था आईसीस ने, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले जनरल वीके सिंह यहाँ आए, पेशमरगा की फ्रंट लाइन तक गए। उन्होंने सुषमा स्वराज को कहा कि बदूश की जेल में वो लोग हैं।
हमने ये फैसला किया कि हम मोजुल आएंगे और ये देखेंगे कि वो बदूश की जेल में है या नहीं, और इस उम्मीद से हम यहाँ आए थे कि शायद हम उन भारतीयों को ढूंढ पाए। देखिए हमने क्या पाया। आज तक ने इस मिशन का खाका उसी वक्त खींच, सारे 39 भारतीय बदूश की जेल में कैद हैं। एक खबर आज तक निकल पड़ा मोसुल की ओर, ये जानने कि बदूश जेल में कैद वो भारतीय मोसुल के आजाद होने के बाद हैं कहां। हम कड़ी मशक्कत के बाद मोसुल के बाहरी इलाके में पहुंचे। हम हैरान रह गए जब हमें पता चला कि बदूश जेल 3 महीने पहले तक यही हुआ करती थी, लेकिन शहर खाली करने से पहले बगदादी के आतंकियों ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया था। This is Badoosh prison. This is where, according to the intelligence India's external affairs minister has received, the 39 abducted Indians could possibly be. But that information is clearly absolutely incorrect, because this building, we're being told, was destroyed by ISIS itself years ago, and this area was liberated a few months ago, in fact, by the counter-terrorism unit of Iraq. What's left are just remnants of what was once a prison where ISIS had come to get some of their Islamist brothers released from, and it is at that time that they also ended up occupying the city of Mosul. The question hence continues to be, where are the 39 Indians? आप खुद देख सकते हैं कि चंद महीनों पहले तक बदूश जेल कैसी हुआ करती थी, लेकिन अब वो जेल जमींदोज नजर आती है। बहरहाल बदूश जेल वाली जगह पहुंचकर ये साफ हो गया कि पिछले 3 महीने से ना तो पूरे इलाके में दूर दूर तक ना इंसान नजर आता है और ना ही इंसानी बस्तियां। लिहाजा बदूश जेल वाली जगह से हम इरबिल पहुंचे, जहां बड़ी तादाद में भारतीय काम करते हैं। सबसे पहले हम रेड क्रिसेंट के दफ्तर पहुंचे। कहा जाता है कि रेड क्रिसेंट ने सबसे पहले भारत सरकार को अगवा भारतीयों की जानकारी दी थी। The office of the Red Crescent in Erbil, and we're about to go inside to find out if they have any information about the 39 Indians who were abducted in 2014. Remember, India's External Affairs Minister Sushma Swaraj continues to give hope to the families of these abducted Indians, and the Ministry of External Affairs did say that it was originally Red Crescent that gave them the information that the Indians are alive. So what's the status? Do they know anything? Have they been talking to the Indian government? Let's find out. हमने रेड क्रिसेंट अधिकारी से जानना चाहा कि क्या वो अगवा किए गए भारतीयों के बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं। You're in charge of Red Crescent in Mosul, right? Yeah. If there is any information that any of your volunteers or workers find or in Mosul about Indians, will that come to you? But 3 years, ISIS to control in the Mosul, and I didn't any information with the any people inside Mosul. Not just Indian. But if there is any information, معلومات يهبن أو معلومات يبن لكن زنابل. أكيد. Yes, of course. If there is any information, so it will come to him. यानी अगवा किए गए भारतीयों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इरबिल में 6000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं, लिहाजा हमने सोचा कि क्यों न भारतीयों से ही पूछा जाए। हमें तिरुपति नाम का शख्स मिला। सुनिए तिरुपति ने क्या कहा। It's very sad to they're stuck there. I don't know about them, where they are. We want to know where they are, they are safe or they are in any trouble or like that. We hope 100% hope they are safe, but we want to know where they are now. तो क्या इराकी सरकार को भी 39 भारतीयों के बारे में कोई सूचना नहीं है? So far, actually, we don't have any confirmed information whether whereabout or what happened to them. I'm sure that they have the prison. Daesh, they have that, but details about that prison.
फिर विदेश मंत्री ने किस आधार पर बताया कि भारतीय बदूस जेल में है? दरअसल भारत सरकार की ओर से 39 भारतीयों को ढूंढने की कवायद लगातार की जा रही है। जब 9 जुलाई को बगदादी के कुनबे से मोसुल को आजादी मिली तो भारत के विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह फौरन मोसुल पहुंचे। इराक के एनएसए ने विदेश राज्य मंत्री को जो जानकारी दी उसे वापस लौटकर उन्होंने सुषमा स्वराज को दी। जो उनके एनएसए के द्वारा पुख्ता जानकारी दी गई वो ये है कि पहले उनको पकड़ा गया मोसुल एयरफील्ड के पास से, उसके बाद एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम कराया गया। इलाका अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पश्चिमी मोसुल के अंदर अभी भी क्लियरेंस चल रही है। उसके बाद बदूस की क्लियरेंस होगी। जब तक इलाका पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाता तब तक ये कहना मुश्किल है जेल में है नहीं है, जेल से और कहीं भेज दिया गया है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो क्या सरकार ने 39 भारतीयों को लेकर जानबूझकर गलत जानकारी दी या फिर इराक की ओर से भारत सरकार को गलत जानकारी दी गई? हकीकत जो भी हो, मामला तूल पकड़ने लगा है। विपक्ष ने सरकार से सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। बड़ी गंभीर बात है क्योंकि कोई भी अगर मंत्री सदन में सदन के लोगों को जानकारी देते हैं कि हमारे खुद के जो नेशनल्स हैं वो सुरक्षित हैं और इस समय बदूस की एक जेल में रुके हुए हैं या वहाँ जेल में हैं, तो अगर वो खबर गलत हो तो ये गंभीर मामला है। विदेश मंत्री स्वयं स्पष्ट कर सकती हैं कि उनको किसने गुमराह किया, उनको किसने गलत जानकारी दी, जो जानकारी उन्होंने सदन को दी, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई पुख्ता हमारे पास सबूत नहीं है, पर हम पूछेंगे जरूर और सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। कांग्रेस ने मोर्चा खोल लिया है, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी कह रही है कि विदेश मंत्री ने जो बयान दिया वो एकदम साफ है। क्लैरिटी है, उनको ढूंढने का प्रयास चल रहा है, अभी कोई फाइनल स्थिति किसी के सामने नहीं है। बहरहाल आज तक की पड़ताल से एक बात एकदम साफ है कि बदूस जेल का वजूद खत्म हो चुका है, वो भी 1-2 दिन पहले नहीं बल्कि 3 महीने पहले बगदादी के आतंकियों ने उस जेल को जमींदोज कर दिया था। तो सवाल ये कि वो 39 भारतीय गए कहाँ? जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ बोल रहे हैं कि साडे बच्चों को 2 साल हॉस्पिटल का काम कराया है तो उसका कोई वीडियो वगैरह नहीं। उसके फिर बोला उनको भी जे कोई मतलब उनके जैसे खेती का काम बोल रहे हैं तो खेती के काम भी कोई भी। हमारे को उम्मीद है कि वो कह रहे हैं कि पश्चिमी एरिया में ले गए, अगर उम्मीद हमारे को है कि बच्चे साढ़े ठीक ठाक। अब सवाल ये कि क्या इराक को भी नहीं पता कि आखिर वो 39 भारतीय हैं कहाँ? मोसुल में आंचल वोहरा के साथ आज तक ब्यूरो। बदूस पहुंचकर हमें काफी निराशा हुई। हम ज्यादा इसलिए भी निराश हुए क्योंकि हमने वहां तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की। इराक के शहर इरबिल तक पहुंचना उतना मुश्किल नहीं, लेकिन मोसुल की ओर एक कदम बढ़ाना काफी परेशानियों भरा फैसला होता है। हमने सरकार और सेना से इजाजत ली, जिसके बाद हमें सुरक्षा मुहैया कराई गई और बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई। बदूस पहुंचने से पहले हमें बताया गया कि ISIS के स्लीपर सेल अभी भी मौजूद हो सकते हैं, साथ ही बदूस के इलाके में लैंडमाइन का भी खतरा हो सकता है। लिहाजा सुरक्षा के पूरे तामझाम के साथ हम निकल पड़े मोसुल की ओर। हम पूरी तरह चौकन्ना थे। रास्ते में 1-2 नहीं दर्जनों चेक पोस्टों पर हमारी सुरक्षा जांच की गई। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए हम उस जेल के अवशेषों तक पहुंचे जहां 39 भारतीयों के होने का दावा किया गया था। बदूस जाना एक बहुत बड़ा
बड़ा प्रोसेस रहा। पहले तो परमिशंस पेशमर्गा के चेक पॉइंट को क्रॉस करने के लिए लेनी पड़ती हैं और उसके बाद हमने 12-13 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए, जिसमें भी काफ़ी मुश्किलें हमें आई। हमें ये बताया गया कि वहाँ पर आईसिस के स्लीपर सेल मौजूद हैं, गोली आपको लग सकती है। फ्लैग जैकेट हमने ज़रूर पहनी उतनी गर्मी में, लेकिन उसके बाद भी पूरी सेफ्टी नहीं थी। ये डर था कि गोली लग सकती थी। वहाँ हम बदूश जेल पहुँचे, हम पूरा रास्ता पार करना चाहते थे। वहाँ माइंस थी हमें बताया गया। हालांकि जो गोल्डन डिवीज़न काफ़ी फेमस डिवीज़न है इराकी आर्म फोर्सेस का, उन्होंने हमें बताया कि इसमें माइंस हैं और वो आगे चले, हम उनके पीछे चले, फिर भी काफ़ी कंसिडरेबल रिस्क था। अभी हम सेफ हैं तो वो रिस्क लिया हमने। काफ़ी पत्रकार रिस्क ज़रूर लेते हैं। बदूस की हालत देखकर हमें अपने मिशन में कामयाबी का शक होने लगा। ना कोई जेल थी, ना ही दूर दूर तक कोई इंसान। It is important to have hope, but looking at this, I have to say this is not what I expected to find. We faced many problems while coming here, and one was hoping that perhaps there'd be some good news that one could return home with. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान के बाद हमने बड़ी उम्मीदें लेकर बदूस जाने का जोखिम उठाया। बड़ी उम्मीदों के साथ हमने खतरे की हर कड़ी पार की। बड़ी उम्मीदों के साथ हमने उस जगह तक पहुंचने का रिस्क लिया जहां आज भी बगदादी के आतंकवादियों के मौजूद होने का खतरा है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये रही कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि काफ़ी बिल्डिंग जो जेल की है वो गिरी हुई है। बिल्कुल दूर से हम देख रहे थे 200 मीटर्स दूर से कि एक क्रम्बलिंग एडिफिस है, गिरा हुआ सा एक बिल्डिंग है और वहाँ पे कोई इंसान नहीं था, जिसे देख के हमें ये महसूस हुआ कि यहाँ इंडियंस नहीं हैं और ये सूचना जो मंत्री जी को दी गई है ये गलत है। और ये पर्सनली काफ़ी हमें इसका बुरा अनुभव हुआ, क्योंकि हम यहाँ आए थे इस उम्मीद को लेके कि शायद हम कोई क्लू कुछ ढूंढ पाएँ कि वो भारतीय कहाँ हैं। तो क्या 39 भारतीयों को लेकर कुछ उम्मीदें बची हैं? क्या उम्मीद की जा सकती है कि 2 साल पहले लापता हुए भारतीय सुरक्षित होंगे? लेकिन जिस तरीके की जानकारी आप लोगों के पास आई है उससे अब ये उम्मीद की जा सकती है कि 39 भारतीय सकुशल भारत लौटेंगे। देखिए, पूरी जिंदगी उम्मीद के ऊपर टिकी हुई है। उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है, लेकिन जब उम्मीदें मोसूल से बधी तो नाउम्मीदी बढ़ जाती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मोसूल अब जिंदा नहीं बचा। बगदादी के आतंकियों ने उसकी हत्या कर दी है। इराक की जो सिचुएशन है पहले से काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ बहुत परेशानियां हैं। आईसिस को भगा दिया गया है, लेकिन टुकड़ों में वो वापस आ रहे हैं। रीग्रुप नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्लीपर सेल्स आईसिस के बनने शुरू हो गए हैं। हम मोसूल शहर में हैं। आपकी नजरें जहां तक जाएंगी सिर्फ बर्बादी का मंजर दिखाई देगा। इन खंडहरों को देखिए, ये उस अल नूरी मस्जिद के अवशेष हैं जहां से खड़े होकर बगदादी ने खुद को आतंक की सबसे खौफनाक कहानी का सूत्रधार घोषित किया था। That's the Al-Nuri Mosque from where Abu Bakr al-Baghdadi announced his caliphate. There is no clarity whether the caliphate leader has been killed for sure or is still alive. West Mosul though now lies in ruins, and the counter-terrorism unit of Iraq says that this mosque was itself bombed by the ISIS. बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते जब मोसूल पर बगदादी के कुनबे का कब्जा हुआ करता था। ISIS के आका अबू बकर अल बगदादी ने इराक के इस दूसरे सबसे बड़े शहर को अपना गढ़ बना रखा था। ये शहर दुनिया में आतंकियों की फौज का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था। यहाँ हर तरफ बंदूकों की आवाज और तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी। ये 2 तस्वीरें आपको इस शहर के बारे में वो सब बता देंगी जो हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। 10 जून 2014 से पहले ऐसा दिखता था मोसूल। फिर अचानक बगदादी और उसके आतंकी आए। बम, बंदूक और बारूद लिए उन लोगों ने साल भर में इस शहर को बर्बादी के कगार पर लाकर छोड़ दिया। अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से इराकी फौज ने बगदादी के कुनबे के खिलाफ जंग लड़ी। 9 महीने की मशक्कत के बाद 9 जुलाई को आजाद हो गया मोसूल। लेकिन आजादी के जश्न के पीछे पसरा है मातम का सन्नाटा।
मोसुल शहर बर्बादी के खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिसकी आखिरी सांसों को गिनना बहुत मुश्किल नहीं है। The moment you get to West Mosul and around this area, the smell of rotting bodies catches up. There are no human beings here, and destruction as far as your eye can see. मोसुल में इंसानी बस्तियां नहीं बची। सड़कों पर सिर्फ फौज के जवान और सेना की गाड़ियां दिखाई देती हैं। लोगों को कैंपों में बसाया गया है। उनकी आंखों में दहशत अब भी दिखाई देती है। शायद बगदादी के आतंकी अब भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें पहचानना मुश्किल है। इराकी फौज के जवानों ने शहर में अब भी मोर्चा संभाल रखा है और ISIS के स्लीपर सेल की तलाश में जुटी है। मोसुल को फिर से बसने में वक्त लगेगा, साथ ही पैसों की जरूरत होगी, जो शायद इराक के बस की बात नहीं। यही वजह है कि इराक अब दुनिया से मदद की अपील कर रहा है, लेकिन यह भी हकीकत है कि मोसुल से बगदादी का खतरा पूरी तरह टला नहीं है। This is Anshul Vora in West Mosul.